डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड व्हाट इज द लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके अलावा कुछ बेसिक डेफिनेशन और भी बताई थी, जैसे व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज के लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। तो इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन एंड व्हाट इज द कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक। और इसका बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं क्वेश्चन करूंगा। तो ये जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आगे क्वेश्चन करने के लिए। थ्योरम्स का मैं प्रूव नहीं करूंगा, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का सिर्फ स्टेटमेंट की बात करूंगा। मेरा मेन मोटो जो रहेगा वो क्वेश्चन सोल्व करने पर रहेगा। तो क्या कहानी है हमारे पास एनालिटिक फंक्शन के लिए? तो मान लीजिए सपोज W इक्वल्स टू एफ जेड बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। बात समझ पा रहे हैं? द फंक्शन एफ जेड या W इक्वल्स टू एफ जेड, इसको हम कहेंगे एनालिटिक। द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट z इक्वल्स टू z नोट। कोई पॉइंट रहा होगा z नोट इफ, अब कंडीशन देखें यहां पर, कब कहेंगे? इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो, कहां पर? एट z इक्वल्स टू z नोट एज वेल एज, और साथ ही साथ कुछ और भी कंडीशन इसमें लगाई गई है, एज वेल एज इन सम नेबरहुड ऑफ z नोट। क्या मीनिंग है इसका? मान लीजिए अगर किसी फंक्शन को आपको एनालिटिक कहना है तो एनालिटिक कहने के लिए आपको उसको कहना पड़ेगा डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल किस पर? मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है z नोट, तो आपने एक तो इस पॉइंट पर उसको क्या प्रूव कर दिया? डिफरेंशिएबल। क्या प्रूव कर दिया उसको? डिफरेंशिएबल एट z नोट। जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी, यानी आपने एक f डैश z नोट की वैल्यू निकाल दी होगी। साथ ही साथ मैंने इसके आसपास के कुछ पॉइंट इकट्ठा किए। एज वेल नेबरहुड का मतलब इसके आसपास के पॉइंट, कुछ पॉइंट मैंने इकट्ठा किए, और अगर फंक्शन उन पॉइंट पर भी क्या है, उन पॉइंट पर भी क्या है, डिफरेंशिएबल, तो मैं कहूंगा फंक्शन हमारा एनालिटिक है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबिलिटी से थोड़ी आगे की कहानी है। अगर किसी फंक्शन को आपको एनालिटिक कहना है तो एनालिटिक कहने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन को पहले डिफरेंशिएबल प्रूव करना पड़ेगा, और उसके आसपास के पॉइंट पे भी आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि देखो फंक्शन हमारा इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है, और इसके आसपास के जो पॉइंट है, उसके नेबरहुड में जो पॉइंट है, उन पर भी क्या है, डिफरेंशिएबल। उस फंक्शन को हम बोल देंगे एनालिटिक फंक्शन। तो इसका मतलब एनालिटिक फंक्शन प्रूव करने के लिए आपको डिफरेंशिएबली प्रूव करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो z नोट और उसके आसपास के पॉइंट, तो ये हमारी डेफिनेशन थी एनालिटिक फंक्शन की। लेकिन किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल प्रूव करना तो आसान है, लेकिन उसके नेबरहुड में तो हजारों पॉइंट होंगे। अब उन पर कैसे डिफरेंशिएबल प्रूव करें, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसी के लिए कंडीशन दी गई है। नंबर 1 नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक, और नंबर 2 सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो क्या वो कंडीशन है, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो सफिशिएंट कंडीशन है वो आपकी हेल्प करेगी किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए। मैं दोनों का स्टेटमेंट लिख देता हूं। नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है मेरे पास? तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन आप समझ गए। फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके नेबरहुड में। अच्छा, कई बार ये फंक्शन को किसी डोमेन या रीजन में पूछ लेता है, तो इसके बारे में भी लिख देता हूं नोट करके। अ फंक्शन, इसके बाद नेसेसरी कंडीशन पाऊंगा। अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक। ये हम एनालिटिक कहेंगे कहां पर? इन डोमेन डी। डोमेन का नाम मैंने डी रख दिया, आप रीजन भी बोल सकते हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी। ये डोमेन के हर पॉइंट पर क्या हो? एनालिटिक। बात समझ पा रहे हैं?
तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मान लीजिए आप किसी पॉइंट पर चेक करते हैं तो पॉइंट और उसके आसपास के पॉइंट, और अगर किसी डोमेन में चेक करते हैं, मान लीजिए किसी सर्किल के अंदर चेक करना है, तो सर्किल के हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा एनालिटिक है या नहीं। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी नहीं कि आपको डिफरेंशियलिटी चेक करनी पड़े। इसका एक तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आते हैं हम नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक, और इसके बाद सफिशिएंट कंडीशन। तो वन बाय वन में दोनों को लिखने जा रहा हूं। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ध्यान देंगे, प्रूव नहीं करूंगा, सिर्फ स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चाहे आपके कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम है या आपका बीटेक का एग्जाम है। हाँ, बीएससी में इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेरा मेन टारगेट बीटेक के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन सोल्व कराना है। तो क्या लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया एफ जेड टू बी एनालिटिक। तो किस तरह समझेंगे, वो क्या जरूरी कंडीशन है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हो जाएगी। मान लीजिए इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक, या डिफरेंशिएबल भी कह सकते हैं, फंक्शन इन डोमेन डी, इन डोमेन डी। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा है जो एनालिटिक या डिफरेंशिएबल है किसी डोमेन में, देन तब क्या हो जाएगा, क्या जरूरी हो जाएगा, इसी का नाम नेसेसरी कंडीशन है। देन नंबर वन, डेल यू ओवर डेल एक्स, देन द पार्शियल डेरिवेटिव्स, थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, देन द पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई एग्जिस्ट, सबसे पहले ये एग्जिस्ट होंगे, नंबर वन। नंबर टू, यही पार्शियल डेरिवेटिव, एंड नंबर टू सेटिस्फाइज द इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशन है वो, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, और इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड सेटिस्फाई द, ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होंगे और इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये जो दोनों इक्वेशन मैंने लिखी हैं, ये दोनों इक्वेशन, दीज इक्वेशंस आर नोन एज, these equations are known as, क्या बोलते हैं हम इनको, कोशी रीमान इक्वेशंस। तो these are कोशी रीमान इक्वेशन। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं नेसेसरी कंडीशन, किस तरह, इक्वेशन सॉरी, यू कैन राइट if f z u plus iota v is an analytic function or differentiable function in domain D, then partial derivative del u over del x, del u over del y, del v over del x and del v over del y exist and satisfy Cauchy-Riemann equation। जब मैं कहूंगा satisfy Cauchy-Riemann equation, तो इसका मतलब I am talking about these two equations। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो आप तुरंत ये बातें लिख सकते हो, यानी फंक्शन Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये अगर फर्स्ट लाइन में ना भी लिखूं तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई फंक्शन Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे होंगे। तो सिर्फ आप सेकंड पॉइंट से भी काम चला सकते हैं। चलिए अब मैं लिखता हूं इसका सफिशिएंट कंडीशन। व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन? भाई मान लीजिए अपन आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना चाहते थे, मैं वापस आ गया इसी पर, तो अगर मान लीजिए एग्जिस्ट ही नहीं हुए तो इसकी कहानी खत्म हो गई। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाकर लिख दिया है। तो नेक्स्ट है मेरे पास सफिशिएंट कंडीशन, इसको देख लीजिए एक बार। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, इसका रिवर्स, थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा मैं उसमें। सफिशिएंट कंडीशन for the function to be analytic, sufficient condition for the function f z to be
एनालिटिक। क्या कहानी होगी इसमें, ध्यान देंगे। सपोज एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी इज अ फंक्शन। ध्यान देंगे, मैं ये नहीं कह रहा एनालिटिक फंक्शन, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है, क्लियर है। सच दैट किस तरह का फंक्शन है, नंबर वन, पहला डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव, डेल वी ओवर डेल वाई, एंड करके लिख दो एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट है, एंड दूसरी कंडीशन कंटिन्यूअस, एंड आर कंटिन्यूअस, यानी ये जो आपके पास फंक्शन है वो एग्जिस्ट है और साथ ही साथ क्या है, कंटिन्यूअस। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है, क्या है, कंटिन्यूअस। नंबर टू, दूसरी कंडीशन क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स किसके इक्वल है, डेल वी ओवर डेल वाई के, और डेल वी ओवर डेल एक्स ये किसके इक्वल है, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। इसका मतलब ये हुआ दैट इज कोशी रीमान इक्वेशन क्या हो रही है, कोशी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, यानी फंक्शन कुछ इस तरह का है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने के साथ साथ कंटिन्यूअस भी है, और वो जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, एक ही बात है। देन तब कहानी क्या होगी, तब आप तुरंत लिख सकते हैं एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो एफ जेड आपका क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये जो फंक्शन है ये इस तरह का कि ये जो कंडीशन है वो किसमें सेटिस्फाई होती है, दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड इन डोमेन डी, और यहां पे भी लिख दो कोशी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई इन डोमेन डी। अगर ये सारी बातें किसी रीजन में सेटिस्फाई होती है, यानी हर पॉइंट पर सेटिस्फाई होती हैं, तो तब आप कहेंगे देन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। अगर पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट ही रहने दें, डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन रहने दें। कुछ राइटर किसी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, कुछ राइटर इसको डोमेन में डिफाइन करते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका यूज क्या है, ये जो सफिशिएंट कंडीशन मैंने लिखी है इसमें क्या है कि फंक्शन अगर कुछ इस तरह का है तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। ये मैं यूज करूंगा फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसी लेक्चर में जो मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन बताई है वो ये बताई है किसी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए। फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा किसी पॉइंट पर, और साथ ही साथ उसके नेबरहुड में, यानी उसके आसपास के पॉइंट पर भी क्या होना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएबल। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है कि आप किसी पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके आसपास में तो हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट हैं, नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए मैं यूज क्या करूंगा, इस थ्योरम का, इस कंडीशन का, सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक। नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं प्रूव करूंगा कि फंक्शन डायरेक्ट एनालिटिक है या डिफरेंशिएबल है, मैं उस फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने के बाद ये चेक करूंगा कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट हैं या नहीं, इसके बाद चेक करूंगा कंटिन्यूअस हैं या नहीं। अगर ये कंडीशन आ गई तो फिर चेक करूंगा कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं। अगर मान लीजिए दोनों बातें सही हो गई, डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गए, कंटिन्यूअस हो गए, और साथ ही साथ कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो मैं कह दूंगा फंक्शन एनालिटिक है, अलग से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत हमारी खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमारे बेसिक लेक्चर हैं। थर्ड जो लेक्चर हमारा होगा वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।